नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक हमेशा यूपीएससी के लिए फेवरेट रहा है। टॉपिक है राज्यपाल की नियुक्ति। तो जब आप राज्यपाल पढ़े ना, तो यहाँ रिलेटिवली आप क्या करें, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लें, क्योंकि वह ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। अब राज्यपाल की नियुक्ति हम क्यों आज पढ़ रहे हैं, तो आप जानते होंगे हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। कहीं पे नया चेहरा आया है, तो कहीं पुराने लोगों को हटा करके नया चेहरा, या कहीं पर तबादला कर दिया गया है। तो 12 राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और एक जो है यूटी में लाया गया है। तो ये 13 होता है। यूटी कहाँ का, तो लद्दाख का है। लद्दाख में जो एलजी होते हैं, आप जानते हैं कि यह यूटी है, तो यहाँ पर एलजी होंगे और एलजी माथुर थे, इन्हें हटा दिया गया है अपने पद से। यहाँ पर 12 राज्यों में कहीं पर बदलाव किया गया है, लेकिन 6 राज्य जो है वहाँ पर नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, नए चेहरे लाए गए हैं। तो उस पर हम जरा एक नज़र देख लेते हैं कि 6 लोग किस किस राज्य में राज्यपाल बन करके गए हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक यानी कि केटी पटनायक जो है अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के, गुलाब चंद्र कटारिया असम के नए राज्यपाल होंगे। वहीं न्यायमूर्ति जो रिटायर्ड हैं एस अब्दुल नज़ीर, ये आंध्र प्रदेश के अब नए राज्यपाल होंगे। देखिए, इसमें से जो नाम 6 नए नाम हैं, इस पर आप देखिए, 4 जो नए नाम हैं वो बीजेपी के जो है लीडर रहे हैं, और एक तो आप जान रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, रिटायर्ड हैं। अब इनके नामों को थोड़ा सा मैं आपको विस्तार दे दूं, क्योंकि राज्यपाल की जब जब नियुक्ति होती है ना, तो वह राजनीतिक रूप से एक चर्चा का कारण बन जाता है। वहाँ पर विवाद की स्थिति भी उभर करके सामने आती है। तो यहाँ पर अब्दुल नज़ीर साहब के बारे में कुछ बातें आप समझ लीजिए, क्योंकि इन्हें अभी नया राज्यपाल जो है आंध्र प्रदेश का बनाया गया। अब्दुल नज़ीर जो है, कई जो फेमस केसेस रहा है सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में पिछले 2-3 सालों में, उसके जो बेंच में एक मेंबर यह भी रहे हैं। यदि मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो 5 बेंचों की एक संवैधानिक पीठ बनी थी विमुद्रीकरण को लेकर के, यानी कि पॉपुलर भाषा में जिसे आप नोटबंदी कहते हैं। तो नवंबर 2016 में ये हुआ था। नवंबर, आपको ध्यान होगा 2016 में जो हुआ था, नोटबंदी हुआ था। तो उसके लिए जांच के लिए एक जो संवैधानिक पीठ बना था, उसमें एक मेंबर ये भी थे, और सरकार के फैसले को इन्होंने सही माना था। उस समय आपको याद होगा कि 1000 और 500 के जो नोट्स थे वह लीगल टेंडर में नहीं रह गया था। ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको केस बताऊं, तो अयोध्या का जो भूमि विवाद था, राम मंदिर वाला मसला को लेकर के, उसमें भी 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उसमें भी ये थे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि निजता का अधिकार को जो फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, उसमें भी ये शामिल थे। और 3 तलाक का जो मसला हुआ था, 3 तलाक वाले मसले में भी ये जज शामिल थे। तो ये कई केसेस में रहे हैं, और अभी सरकार ने इन्हें जो है राज्यपाल बना दिया है। तो फिर से एक बार चर्चा में आ गया है यह पद। वैसे भी आप जानते हैं कि राज्यपाल का पद जो होता है हमेशा ही चर्चा में रहा करता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे जरा हम बात करेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इस खबर से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यपाल का पद क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि संविधान के 6वें भाग में आर्टिकल अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य कार्यपालिका की बात की गई है। राज्य कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है राज्य के जो उस राज्य के संबंधित जो राज्यपाल होंगे वह इसमें आएगा, वहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा वह आएगा, उसका जो मंत्री परिषद होगा वह भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो महाधिवक्ता होगा उस राज्य का, ये समझ लीजिए, क्योंकि यह एक नया नाम होता है महाधिवक्ता की। ठीक है, यानी कि एडवोकेट जनरल जो होंगे उस राज्य के वह भी आएंगे। तो ये 4 लोग उसमें शामिल होते हैं। अब राज्यपाल पे हमें भी स्टडी करना है, वह पॉइंट लेकर के हम चलते हैं। तो राज्यपाल, जैसा आप समझ गए होंगे, राज्य का जो होता है वह कार्यकारी प्रमुख होता है, कार्यकारी मुखिया होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह संवैधानिक प्रमुख भी होता है। उसके अलावा राज्यपाल क्या होता है, केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है, यानी कि केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करते हैं। यानी कि फिर आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो गई,
तो बात ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो जाती है। अब ये राज्यपाल का कॉन्सेप्ट हमने लाया कहाँ से, हम कहाँ से इस शब्द को लेकर के आए, इस पद को, संवैधानिक पद को हम लेकर के आए। देखिए, इसकी नियुक्ति को लेकर के जहाँ तक हमेशा विवाद चलता रहता है। राज्य कहती है कि केंद्र जो है हम पे, वो वैसे राज्यपाल को हमें देती है, हम पे थोपती है कि हमारे कामकाज पे निगरानी रख सके। कई बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में आपको टकराव भी देखने को मिल जाता होगा, इसीलिए यह पद हमेशा चर्चा में रहा है। अब यहाँ दो मॉडल हो सकता था, या तो हम अमेरिका का, यूएसए का मॉडल अपना ले। यूएसए में क्या होता है कि राज्यपाल का चुनाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ होता है, तो ऐसा ही चुनाव होता है। तो एक मसला हुआ था, तो उसमें यह था कि यदि अगर राज्यपाल का चुनाव होगा तो देखिए, जो केंद्र सरकार है उनकी पार्टी से कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वह किसी और पार्टी से हो सकते हैं, तो दोनों के बीच में राजनीतिक संघर्ष हो सकता है। साथ ही ऐसी उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल के पद पे जो व्यक्ति बैठे वह किसी पार्टी से, किसी विचार से संबंधित ना हो, लेकिन चुनाव की स्थिति में संभव था कि उनका किसी एक पार्टी से हित जुड़ा हुआ हो। तो इन सब कॉन्सेप्ट को सोच के हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा कि क्यों न हम कनाडा का मॉडल अपना लें। अब कनाडा का मॉडल क्या है, तो कनाडा के मॉडल में केंद्र द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती रही है, तो हमने कनाडा का मॉडल अपना लिया। वहां से ये बात चल पड़ी, लेकिन समय समय पर इस पद को लेकर के हमेशा ही विवाद बना रहा है। अब हम देख लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि अनुच्छेद के हिसाब से आपके लिए तैयार कर लिया है, कि देख लेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होगा, उनकी जो शक्तियां हैं, चाहे वो विधायी शक्ति हो, संवैधानिक शक्ति हो, कार्यपालिका की शक्ति हो, या फिर न्यायिक शक्तियां हो, वित्तीय शक्ति हो, ये सब हम अनुच्छेद के हिसाब से आगे देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको अपने प्रीलिम्स के जो एग्जाम है उसके हिसाब से आपके लिए लाभकारी हो जाए। देखिए, अनुच्छेद 153 में यह बात किया गया है भारतीय संविधान में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल अवश्य होगा, तो यहाँ ये इसकी परिकल्पना कर दी गई संविधान में। और अनुच्छेद 155 में यह कहा गया कि यह जो राज्य में राज्यपाल होंगे इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 156 में कहा कि यह जो राज्यपाल होंगे यह किसके प्रसाद प्रयत्न काम करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद प्रयत्न। यानी कि ये इसका क्या मतलब हुआ इस शब्द का, इसका मतलब है कि 5 साल तक जो देखिए इनका कार्यकाल तो होगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी इन्हें वापस बुला सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर हो जाता है राज्यपाल का पद, यह मतलब यहाँ हुआ। राष्ट्रपति को संबोधित, अच्छा ये अपना रिजाइन अगर देते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो वह भी किनको देंगे, पद त्याग के लिए राष्ट्रपति के बाद जाएंगे। यहाँ पे लेकिन एक दिलचस्प फैक्ट है, उसे आप समझ लीजिए, संभव है यूपीएससी की नज़र वहाँ पर जाए कि देखिए इनको जो है ये नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रसाद प्रयत्न भी राष्ट्रपति के होते हैं, ये त्याग भी देते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन इन्हें जो शपथ दिलाते हैं वह उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह शपथ दिलाएंगे। मान लीजिए कोई राज्यपाल बिहार में नियुक्त होकर के जाते हैं, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति किसने की है, राष्ट्रपति के द्वारा, काम भी उसके आधार पे करेंगे। वो जब मान लीजिए कभी उन्हें रिजाइन देने का मन करेगा, इस्तीफा, तो वह राष्ट्रपति को ही देंगे। लेकिन अभी जब जो नियुक्त होंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वही शपथ दिलाएंगे। यदि वो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, जो भी सीनियर मोस्ट वहाँ के जज होंगे पटना हाई कोर्ट के, वह शपथ दिलाएंगे। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कई बार इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब जो है अनुच्छेद 157 यहाँ जोड़ा गया है और उसमें बात की गई है पात्रता की, कि कौन सा नागरिक होगा, कौन व्यक्ति होगा जो राज्यपाल बन सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले कहा गया कि वह तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, साथ ही उसकी उम्र की बात की गई कि वह जो है उम्र में 35 साल का कम से कम होना चाहिए। देखिए यह तो संवैधानिक बातें हो गई, इसके अलावा कुछ व्यवहारिक बातें भी रखी गई। व्यवहारिक बातें में देखा गया है कि ऐसा मान लिया गया है कि मान लीजिए बिहार में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना के भेजना है, तो ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति उस राज्य से संबंधित ना हो, यानी कि जिस राज्य में आप किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना के भेज रहे हैं तो वह व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उस व्यक्ति का वहाँ के लोकल राजनीति से कोई इंटरेस्ट ना जुड़ जाए, यह एक बात हुई। लेकिन ऐसा व्यवहार में हमेशा नहीं ही होता है, कई बार हम इसके उलट भी हमें देखने को मिल जाता है।
तो ये सब मसला है। अब देख लीजिए, राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें हैं जो अनुच्छेद 158 में कुछ बातें कही गई है। वह क्या बात कहा गया है कि राज्यपाल जो है संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसी सदन का मतलब है हमारे संसद में दो सदन होता है, एक होता है उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, और फिर एक होता है लोकसभा। तो जो व्यक्ति भी राज्यपाल के पद पे बैठेगा वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, विधानमंडल का भी वह सदस्य नहीं होगा। विधानमंडल में एक विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो वह विधान परिषद का भी सदस्य नहीं रहेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि मान लीजिए वो पहले से है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं और उनके नाम को प्रस्तावित कर दिया गया है किसी राज्य के राज्यपाल के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उन्हें नियुक्त किया गया तो उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और पद छोड़ना पड़ेगा उसका मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को भी वह शपथ लेंगे तो मान लिया जाएगा कि जिस दिन भी उन्होंने पद ग्रहण किया उससे पूर्व वह मेंबर थे, जिस दिन भी पद ग्रहण किया अब वो मेंबर नहीं रह गए, अब वो राज्यपाल हो गए। तो यह एक मसला होगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करने का मतलब है कि मान लीजिए वह राज्यपाल भी हैं और वह किसी और काम में संलिप्त है। मान लीजिए कि आप आईएएस बनेंगे, तो मान लीजिए कि वह राज्यपाल भी हो गए और वो कहेंगे कि जी मैं जो है आईएएस ऑफिसर हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई आईएएस होता है तो आईएएस ऑफिसर हूँ और किसी विभाग का सचिव भी रहूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या और भी बहुत सारे लाभ के पद हैं जो डिफाइंड, मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट है लाभ के पद को लेकर के, तो वह व्यक्ति यानी कि लाभ का पद जो है धारण नहीं करेगा। उसके बाद संसद द्वारा उनके लिए कुछ चीजें निर्धारित की जाएगी राज्यपाल के लिए। वह क्या, तो उनकी उपलब्धियां, भत्ते और जो भी उनको विशेषाधिकार दिया जाएगा वह संसद के द्वारा जो भी तय किया जाएगा वह उनके लिए मान्य होगा। दूसरी बात, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनके पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए वो पद पे हैं और 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ है तो सरकार चाह कर के भी उनकी उपलब्धियां और भत्तों को उनके पदावधि के दौरान कम नहीं करेगी। यह इसीलिए किया गया कि राज्यपाल जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सके, उन पर बोझ ना रहे, उन पर यह जो है मानसिक दबाव ना रहे कि केंद्र सरकार उनकी जो उपलब्धियां भत्तों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। देखिए अब यहाँ एक मसला समझ लीजिए, यदि एक व्यक्ति ही है जो एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हैं, ऐसा कई केसेस आपने देखा होगा, कई बार हमेशा ही रह जाता है कि एक व्यक्ति है 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, इनकी उपलब्धियां कौन देगा, इनके भत्ते कौन देगा, तो वह दोनों राज्य, जिस दोनों राज्य के वो राज्यपाल हैं वह दोनों का आपस में अनुपात तय करेंगे। और वह अनुपात जो है कौन तय करके बताएगा, तो राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा निर्धारित करेंगे। और जो भी आदेश राष्ट्रपति के निर्धारण के द्वारा होगा वह जो स्वीकार होगा कि कौन से राज्य को, तो उन दोनों राज्य को जिन जिन राज्यों के वह राज्यपाल हैं। तो यह तो यहाँ एक मसला हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या है। अब राज्यपाल की शक्तियों पे बात करेंगे और कार्य पे बात करेंगे। जैसा कि अभी तक मैंने किया है कि अनुच्छेद के हिसाब से आपको बताया है, यहाँ पर भी हम जो हमारे राज्यपाल हैं उनकी शक्तियाँ और कार्य उसे भी हम अनुच्छेद के हिसाब से देखते हैं। वैसे अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ आपको तो जो राज्यपाल के शक्तियां और कार्य होते हैं वह 4 तरह के होते हैं। यानी कि कार्यकारी शक्ति उनके पास होगा, विधायी शक्ति होगा, वित्तीय शक्ति होगा और न्यायिक शक्ति भी राज्यपाल के पास होता है। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या क्या है। देख लीजिए, सबसे पहले चलते हैं अनुच्छेद 154 की तरफ, ठीक है। 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। किसकी कार्यपालिका शक्ति, उस संबंधित राज्य की, जिस संबंधित राज्य में वह राज्यपाल हैं, तो वहां की जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति होगी वह राज्यपाल के अंदर होगी। और इसका प्रयोग जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो करेंगे। अनुच्छेद 161 में कहा गया है किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो उसके तहत राज्यपाल को कुछ जो है अधिकार दिए गए हैं। वह अधिकार क्या है, किसी अपराधी के दोषी ठहराए गए, यह जो राज्यपाल का है 161 में, यहां समझ लीजिए यह राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद के हिसाब से मैं बीच बीच में आपको बता भी दूंगा कि राज्यपाल की कौन सी
जो है विधायी शक्ति है, कौन न्यायिक शक्ति है, कौन वित्तीय शक्ति है। तो किसी अपराधी का मान लीजिए कोई व्यक्ति है दोषी ठहरा दिया गया है, तो राज्यपाल का जो न्यायिक शक्ति है, अपने न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उसके दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम या परिहार कर सकते हैं उस व्यक्ति के दंड को, या उसके जो दंडादेश के जो निलंबन है, परिहार, या उसको जितना अवधि का दंड दिया गया है उसका लघुकरण कर सकते हैं, अवधि कम कर सकते हैं। यह सब तो है, तो यह न्यायिक शक्ति में आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यहाँ समझना है कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गई, ठीक है, फांसी की सजा मिली है, सजाए मौत न्यायालय से, तो क्या राज्यपाल इस व्यक्ति को फांसी की सजा की माफी दे सकते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वैसे कारण आप बताइए कि क्यों। वैसे मैं बताऊं तो राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड के संदर्भ में उस व्यक्ति को एक ही जगह जा करके अपील करना चाहिए, वह है राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल के पास इसमें शक्तियां नहीं है। जो राज्यपाल हैं वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, माफी नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वह क्या है, इसे जो है राज्यपाल, इसकी जो मृत्यु की सजा है इसे राज्यपाल क्या कर सकते हैं, स्थगित जरूर कर सकते हैं, या फिर इसे पुनर्विचार के लिए फिर से भेज सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं, लेकिन वो माफी नहीं दे सकते। माफी राष्ट्रपति के पास ही जाना होगा। तो न्यायिक शक्ति यहाँ समझ गए। अनुच्छेद 163 में बात की गई है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यहाँ एक चीज और ध्यान रख लीजिए, यह मंत्रिपरिषद तो है जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल को सलाह मशविरा देगा, लेकिन यह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं होगा। वहीं अगर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ध्यान रखिए, तो राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, इसे भी ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यह तो आप व्यवहारिक रूप में देखते भी होंगे। 166 में कहा गया है अनुच्छेद में, किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी, ठीक है। 167 अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी जो काम किए गए हैं वह राज्यपाल को बताएंगे, उन्हें सूचित करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि राज्यपाल जो है उस राज्य का एक जो संवैधानिक प्रमुख है, तो उसे मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी कार्यों की जानकारी देते हैं। अनुच्छेद 174 जो है वह राज्यपाल को जो है विधायी शक्ति देता है। विधायी शक्ति का मतलब हुआ वह सत्र का जो है शुरुआत कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, या जो विधानसभा है उसे भंग करने का भी अधिकार रखते हैं। तो यह जो है राज्यपाल की क्या हो जाएगा, विधायी शक्ति हो जाएगा। और अनुच्छेद 200 में विधेयक पर सहमति की बात की गई है, यानी कि राज्यपाल यहाँ पर किसी भी विधेयक को या तो अनुमति दे सकते हैं या अनुमति के लिए मतलब रोक सकते हैं वो, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए वो आरक्षित भी रख सकते हैं। यह भी राज्यपाल का विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 202 में राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, अब जहां पर यह बात आ गई वित्तीय वर्ष की बात आ गई वित्त की, तो यहां ध्यान रखना है यह राज्यपाल का जो है वित्तीय शक्तियां हैं, ठीक है। यहाँ बजट से संबंधित बातें की जा रही है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष प्राकल्पिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तो प्राप्ति और व्यय का विवरण क्या होता है, उस राज्य का बजट होगा। तो बजट जो है वह राज्यपाल के द्वारा जो है विधान मंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। अनुच्छेद 213 में बात की गई है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल की विधायक शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने का मतलब ये हुआ कि जब जो है सत्र ना चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया हो, उस समय क्या होता है कि राज्यपाल अपनी सहमति से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, राज्यपाल जब भी चाहें
अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। यह राज्यपाल का एक विशेष तौर का जो होता है विधायी शक्ति होता है, इस बात को समझ लेना है। अब यहाँ देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों में अंतर क्या है दोनों को। अब देखिए, जैसी स्थिति जो होती है राष्ट्रपति का केंद्र में है, राज्यपाल का कह सकते हैं लगभग वैसा ही कुछ हद तक राज्य में होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। तो क्या अंतर होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संविधान में राज्यपाल द्वारा बात की गई है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से कोई फैसला लेते हैं, विवेक से कार्य करने की संभावना की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 163 में। लेकिन यहाँ आप इसको समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई निर्णय लेंगे। यहाँ राज्यपाल अपने विवेक से कोई निर्णय लेते हैं तो उसकी जो है आप अदालत में उसके लिए अपील भी नहीं कर सकते, उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ समझिए, संविधान के 42वें जब संशोधन हुआ था संविधान में, उस समय क्या कहा गया था कि यदि प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिपरिषद है उनका सलाह जो होगा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, राष्ट्रपति को वह सलाह मानना ही पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद जो सलाह मशविरा राज्यपाल को देंगे वह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, राज्यपाल मानने के लिए विवश नहीं होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कई आयोग बनाए गए हैं। उन आयोग ने समय समय पर कुछ सुझाव दिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, राज्यपाल का पद हमेशा से ही विवादों में रहा है, यानी कि राज्य में जो चुनी गई सरकार है और राज्यपाल जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में है, दोनों के बीच में टकराहट देखने को मिलता ही रहता है। यदि मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताऊं तो बंगाल को आप ले लीजिए। बंगाल में मुख्यमंत्री और जो भी राज्यपाल रहते हैं उनके बीच टकराहट की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में जो चुनी गई सरकार है लोगों के द्वारा, उनमें और जो भी एलजी होते हैं, चूंकि दिल्ली यूटी है तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो एलजी होते हैं, उनके बीच भी आपको हमेशा टकराहट देखने को मिलता रहेगा। कामों को लेकर के जो विधायी काम है उनको या कार्यकारी शक्तियाँ हैं, दोनों के बीच में टकराहट बनी रहती है। तो कैसे इन दोनों के बीच टकराहट ना हो, दोनों संवैधानिक पद एक साथ मिलकर जनता के लिए काम करें, इसके लिए समय समय पर कई आयोग बने और उन आयोग ने कुछ सुझाव भी दिए। उन्हीं आयोग में आप जानते होंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग, तो प्रशासनिक सुधार आयोग का जो प्रथम आयोग था उसने कुछ सुझाव दिया था। उन्होंने सुझाव दिया आयोग ने कि राज्यपाल के पद को किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए उस पद पर जो व्यक्ति किसी विशेष दल से संबंधित ना हो, यानी कि वो व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित ना हो, ऐसे ही व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर बिठाइए, तो संभावना ये रहेगी कि वह तटस्थता का भाव उनमें रहेगा। दूसरा, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए वर्ष 1983 में एक आयोग बनाया गया था। आयोग का नाम था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कुछ बातें कही थी। इस आयोग ने भी पाया था कि राज्यपाल की नियुक्ति ही जो है सबसे बड़ी वजह है टकराहट की, जो केंद्र और राज्य के बीच में होता रहता है। तो इसने भी कुछ परामर्श दिया था नियुक्ति को लेकर के, और वह परामर्श था कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति हो तो उपराष्ट्रपति जो भारत के हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इन तीनों से परामर्श किया जाए, फिर जिस नाम पर विचार हो उसे ही राज्यपाल बनाया जाए। राष्ट्रीय आयोग जो है संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित हुई थी 2000 ईस्वी में। इसने भी राज्यपाल के लिए कुछ जो नियुक्ति है उसके लिए कुछ परामर्श दिया। और परामर्श क्या है, इन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में आप किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी उस नाम पर सहमति लीजिए, परामर्श कर लीजिए, उसके बाद ही नियुक्ति कीजिए, ताकि दोनों के बीच, दोनों संवैधानिक पद के बीच जो टकराहट होती रहती है उसकी होने की संभावना कम रहेगी या फिर नहीं होगी। वेंकटचलैया आयोग 2002 में बनी थी और इसने भी नियुक्ति के बारे में कुछ सुझाव दिया हुआ था कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की बात की जा रही है, लोकसभा के अध्यक्ष, और जिस भी राज्य में आपको राज्यपाल बनाना है उस राज्य के मुख्यमंत्री को जिस भी नाम को तय करेंगे इनके पास उस नाम को भेजिए, इन लोगों की एक समिति बना लीजिए और यह समिति फिर तय कर ले मिलके और फिर राज्यपाल के नाम पे मोहर लग जाए। यहाँ बात की गई थी कि यदि जैसे कि राज्यपाल का कार्यकाल है 5 साल का है, ठीक है, 5 साल तक वो अपने पद पे रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार अगर मान लीजिए बीच में ही उनको अपने पद से हटा देना चाहे तो फिर उस केस में क्या हो कि इस समिति ने कहा कि आप उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को भी सूचित करें, उनसे परामर्श कर लें, सलाह कर लें और फिर ऐसा करें, ताकि स्थिति जो है सामंजस्य बनी रहे, ऐसा ना लगे राज्य को कि केंद्र अपने मनमाने ढंग से अपना काम कर रही है।
पुंछी आयोग की गठित जब हुई थी केंद्र राज्य संबंधों के लिए 2007 में, तो इसने भी राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में कहा था कि आप उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का एक समिति बना दीजिए और फिर यह समिति जो तय करेगी वही निर्णय मान लीजिए। अब यहाँ समझ लीजिए, राज्यपाल की जो शक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों के आधार पर कुछ बातें कही हैं। जरा उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं कई बार वही कानून बन जाता है, ठीक है, तो उनका सलाह। तो अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का जो पद है वह केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यहां ध्यान से समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यह जो पद है वह केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। जो राज्यपाल का पद है वह स्वतंत्र रूप से एक संवैधानिक पद है। तो जो व्यक्ति भी उस पद पे बैठे वह ठीक है कि केंद्र का जो है वो भूमिका निभा रहा है, केंद्र के लिए जो है वह सूचना दे रहा है, वहां से केंद्र का प्रतिनिधि है वो राज्य में, लेकिन वह इस तरह से काम ना करे कि राज्य की जो व्यवस्था है वहां जो चुनी गई सरकार है उसके लिए समस्या हो जाए। तो इन्होंने इसलिए कहा कि यह रोजगार नहीं है, स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। तो उसी हिसाब से ही राज्यपाल की कार्यालय जो है, राजभवन जो है, वह काम करे। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य एक फेमस केस है इस संबंध में, जो 1974 में हुआ था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके, मान लीजिए कुछ ऐसे मसले हो, संवैधानिक मसले, उन सब बातों को छोड़ करके राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी मंत्रिपरिषद की सलाह हो उसके आधार पर ही काम करें, अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करें। मान लीजिए केंद्र में राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में भी कहा कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं वह जो सलाह मशविरा दे रहे हैं, राष्ट्रपति को चाहिए कि वैसा ही काम करें, कुछ मामलों को छोड़ करके। अच्छा, राष्ट्रपति में तो ये बाध्यकारी भी होता है, लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में यह बाध्यकारी नहीं है। वह मुख्यमंत्री के सलाह को या उनके मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यह बात कही गई है कि आप अपनी संवैधानिक जो शक्तियों का प्रयोग है कोशिश करें कि उनकी सलाह के आधार पर ही करें। नवाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष 2016 का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे निर्णय देते हुए कहा था कि राज्यपाल के जो विवेक का प्रयोग का जो बात की गई है संविधान में, कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पे, स्वविवेक के आधार पे कोई निर्णय लेंगे, ठीक है, लेकिन वह निर्णय जो है अतार्किक नहीं होना चाहिए, वह निर्णय जो है मनमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 153 में भी जो बात की गई थी और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो स्वविवेक का जो उनका निर्णय है उसकी शक्तियां भी सीमित हो। राज्यपाल को चाहिए कि वह जो भी निर्णय ले वह मनमानी ना हो करके तार्किक और तथ्यों के आधार पर ले। तो ये सारे मसले जो हैं राज्यपाल के पद से संबंधित रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी हमने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। तो इस वीडियो में इतनी ही बात रखते हैं। दूसरे वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।